हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि डाई ऑक्सीजन जो है हमारे लिए कितनी इसेंशियल है, क्योंकि बेसिकली कहाँ यूज होती है वो, इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, राइट। तो O2 का मेनली कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पर O2 कन्वर्ट होता है वाटर में, वो क्या होता है, लास्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें हमें ATP मिलती है, जो इसको हम एनर्जी कॉइन भी बोलते हैं। और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हमको वहाँ से एनर्जी सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं कि देखो क्या होता है हमारा, कि जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन होता है, मोस्ट ऑफ डाई ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, राइट। ठीक है, बेसिकली क्या है ये, इसमें क्या होता है, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। और यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.815 वोल्ट, 0.815 वोल्ट। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझने लायक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, ध्यान रखना, कौन कैटालाइज करता है इसको, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, राइट। और ये क्या है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ, या दिस इज, ये क्या है, यह टर्मिनल स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि जो डाइऑक्सीजन हम लोग बॉडी के अंदर हमारे है, वो बेसिकली दो जगह पे मेनली यूज होती है, या मेनली कहाँ पे, मोस्ट ऑफ द डाइऑक्सीजन यहाँ यूज होती है, राइट, एनर्जी प्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में। और कुछ जो होती है कहाँ यूज होती है, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम को या डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स को बनाने में। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है ना, कि अगर सारी की सारी O2, जैसे कुछ O2 जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो जाती है, बाकी जो रिमेनिंग O2 है वो प्रॉपर तरीके का मतलब है कि सारी की सारी O2 सिर्फ और सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, राइट। तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि हमें डाइऑक्सीजन के बाद जस्ट क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, कोई एडिशनल स्पीसीज नहीं मिलेगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता ये है कि जो O2 होता है वो मोस्ट ऑफ द O2 वाटर में कन्वर्ट होता है, कुछ बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होती है। लेकिन कुछ O2 जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, O2 माइनस में। वो O2 माइनस फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है, H2O2 में। वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है, OH रेडिकल में। उसके बाद वो फाइनली वाटर में जा सकता है। मतलब हम ये मानते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में गलती के चांसेस नहीं है, राइट। तो अगर मान लो बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा कोई गलती हो जाती है कि O2 जो है वो कम्प्लीटली, जो माइनर अमाउंट O2 है जो वाटर में नहीं कन्वर्ट होता, अगर वो किसी दूसरी ऐसी स्पीसीज में कन्वर्ट होता है, तो हो सकता है वो स्पीसीज हमें क्या करे, हमारे लिए अच्छा ना हो, या हो सकता है कोई साइड में रिएक्शन क्रिएट कर दे, राइट, जो कि बॉडी के लिए यूजफुल नहीं हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे सिस्टम को हमें कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो पहले ये देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम बॉडी में बन सकता है, फिर हम ये देखेंगे कौन कौन से सिस्टम हम लोग, कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से हमारे पास एंजाइम है जो ऐसे स्पीसीज जो बनती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि वो अनकंट्रोल्ड कोई रिएक्शन ना जनरेट कर दें, कोई फर्दर ऐसा कुछ ना कर दें, कुछ और बाई प्रोडक्ट बन जाए, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो पहले रिडॉक्स केमिस्ट्री एक बार समझते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि O2 में बनता क्या क्या है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि डाई ऑक्सीजन जो है किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, और जिन जिन चीज़ों में कन्वर्ट होगा, अगर वो चीज़ें हमारे लिए टॉक्सिक हैं, वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, राइट, वो चीज़ें अगर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ साइड रिएक्शन क्रिएट करती हैं, तो इसका मतलब हमें उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, और नेचर ने ऐसे सिस्टम हमारी बॉडी में डेवलप किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले रिडॉक्स केमिस्ट्री ऑफ डाइऑक्सीजन, रिडॉक्स केमिस्ट्री ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे, देखो O2 जो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होता है O2 माइनस में। उसके बाद ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है H2O2 में, तो इलेक्ट्रॉन 2H प्लस। H2O2 जो है इलेक्ट्रॉन
और H प्लस लेके कन्वर्ट होता है किसमें, H2O प्लस OH रेडिकल। बहुत पोटेंशियल रेडिकल है, पोटेंशियल मतलब है बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को जनरेट करता है OH रेडिकल। आगे फर्दर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और H प्लस ऐड करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, वाटर में। देखो इसका मतलब O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 कन्वर्ट हो रहा है इसमें, O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O2 में, O2 कन्वर्ट हो रहा है रेडिकल में। देखो हमारे लिए नुकसान कौन नहीं करेगा, हमारे लिए कौन नहीं, ऐसे कौन है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वाटर, राइट। लेकिन जैसे इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, राइट, इसकी बात कर लें, ठीक है, तो ये सब क्या है, चाहे इसकी बात करो, इसकी बात, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो पहले एक बार हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं। देखो पहली प्रोसेस के लिए -0.33 वोल्ट, अगली प्रोसेस के लिए +0.89 वोल्ट, अगली प्रोसेस के लिए +0.38 वोल्ट और इसके लिए +2.31 वोल्ट। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कराते हो तो इसके लिए भी हमने पीछे लिखा था, कितना था, +0.815 वोल्ट। अब देखो एक चीज़ सिंपल सी बात समझो कि O2 का कन्वर्जन पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, A B C, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड A, B एंड C आर कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, राइट। और इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से डाइऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है। मतलब डाइऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल है, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है, डाइऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इतना काम करता है। लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गया तो यही लोग क्या हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देंगे, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक बिहेवियर, राइट, ठीक है। इवन ये जो O2 माइनस है, स्पेशली ये O2 माइनस, राइट, लीड्स टू एजिंग, राइट। एजिंग का मतलब एजिंग या एज रिलेटेड डिजीज। मैं आपको समझाता हूँ, एजिंग का मतलब सिंपल है, झुर्रियाँ पड़ जाना, राइट। जैसे बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि वो जो ये क्या नाम है, लेमन होता है, इसको स्किन पे करते नहीं अपने, जिससे स्किन टोन रहे, थोड़ा यंग दिखे वो, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, वो सब एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें। वो क्या करता है, ऐसे रेडिकल की कंसंट्रेशन को क्या करता है, वो कम करता है। लेकिन अगर ये एक्सेस में जनरेट होना शुरू हो गए, मतलब बॉडी में अगर ये ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो गए, तो एज रिलेटेड एजिंग, झुर्रियाँ पड़ जाना, जल्दी बुढ़ापा आ जाना, एक्चुअली में होता नहीं, बस स्किन में दिखने लगता है, ठीक है। क्यों होने लगता है, क्योंकि ये लोग लिपिड का ऑक्सीडेशन लिपिड को डिग्रेड कर देते हैं, प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, डीएनए को डीनेचर कर देते हैं, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें, या डीएनए को ब्रेक कर देते हैं, ये सब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एज रिडक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लीड्स टू लिपिड डिग्रेडेशन, राइट, लिपिड, ऐसा लिख सकते हैं, लिपिड डिग्रेडेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन, लिपिड डिग्रेडेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक, डीएनए डिग्रेडेशन, ये सब करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम ये करता है, लेकिन ये है कि ये सारे लोग, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, जिसमें से अभी हम इसके बारे में बात करें, रिस्पॉन्सिबल सब है, इनमें से ये जो है ये कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल है, ज़्यादा ही एक्टिव है। देखो दो ज़्यादा है एक्टिव, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तो ये दोनों ना बने तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। खैर एक चीज़ समझते हैं, हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से यहाँ कन्वर्जन क्या होता है, अनफेवरेबल। क्यों, क्योंकि उसके लिए E0 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। लेकिन फिर भी बॉडी में थोड़ा बहुत अमाउंट ये बनता है, राइट। कौन बनता है, O2 माइनस, दैट इज सुपर ऑक्साइड रेडिकल। तो पहले चीज़ समझ में आया कि ये जो इंटरमीडिएट जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रही हैं, ये लोग बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जनरेट करेंगे, जिससे बहुत सारे फैट का डिग्रेडेशन हो सकता है, या फिर उसमें हाइड्रोपरऑक्साइड बन सकता है, राइट। OH रेडिकल जुड़ सकता है, मतलब कई तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये सब होगा तो एजिंग या एज रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, बाकी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो है हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इनको हमें रिलीज करना है, सॉरी इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना सिस्टम से, राइट। तो देखो दो काम कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ से यहाँ ये बन रहा है, राइट, इसको हम किसी तरह से हटा दें,
राइट। अगर हम इसको हटा देंगे तो इसका मतलब है इसके बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। या अगर हम इसको हटा दें तो इसके बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो देखो नेचर ने क्या किया है, जो O2 माइनस है, राइट, इसके लिए एक एंजाइम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये क्या करता है, O2 माइनस को कन्वर्ट करता है H2O2 प्लस O2 में, राइट। अब प्रॉब्लम फिर से हो गई कि चलो एक तो हटा, लेकिन दूसरा रिएक्टिव स्पीसीज हमारे पास बन गया। इसको कैसे हटाएंगे, इसको हम लोग हटा सकते हैं, नेचर ने इसके लिए भी दो एंजाइम डेवलप किए हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कैटालेज, एक को हम लोग बोलते हैं पेरोक्सिडेज, राइट। कैटालेज क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देगा H2O और डाइऑक्सीजन में, और ये क्या करता है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन सिस्टम है या ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है जिसके पास हाइड्रोजन है, वो इससे क्या करेगा A+2H2O वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब कुल मिला के इनको रिमूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, यहाँ पे कौन सा है, पेरोक्सिडेज, कैटालेज, ये सब काम करता है, जिससे कि हमारे पास ये स्पीसीज की कंसंट्रेशन बढ़ने ना पाए। दो काम करने, देखो एंजाइम का दो काम है, एक तो कंसंट्रेशन को बढ़ने ना देना, और दूसरा ये जैसे ही जनरेट हो वैसे ही इसको रिमूव कर देना। क्योंकि अगर ये लोग ज़्यादा देर तक रहे तो आपको पता है रेडिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी, तो जब तक इनको हटाया जाएगा तब तक ये बहुत कुछ डैमेज कर चुके होंगे। तो एंजाइम की नीड इसीलिए है कि ये लोग जल्दी से वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में कि इसको रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को, सॉरी इसको सुपर ऑक्साइड को। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे कि H2O2 को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, कैटालेज से कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बाद पेरोक्सिडेज से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसको बोलते हैं सीक्रेट ऑफ एंटी एजिंग, राइट। मतलब जो एज रिलेटेड डिजीज है उसको ये रोकने का काम करता है। अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था एजिंग वाली प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के बारे में। तो समझ में आया सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज O2 जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, O2 माइनस में, राइट। अब एक मन में आपके सवाल आएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो नेगेटिव है, फिर ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मान लो मेटल, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो हमारी बॉडी में अगर स्ट्रॉन्ग मेटल है तो वो मेटल क्या कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा मेटल, वो डाइऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, राइट। अनफेवरेबल है लेकिन इतना भी नहीं, एक बिल्कुल नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने क्या पढ़ा था, हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन में अगर आयरन 3+, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि आयरन 3+ O2 माइनस है, राइट, ठीक है। ये सिस्टम जो है Cl- से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयरन 3+ O2 माइनस Cl+। तो थोड़ा बहुत अमाउंट इसका जनरेट होता है, नो डाउट कि ग्लोबिन चेन जो है इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको रिएक्ट नहीं करने देती, लेकिन फिर भी जो O2 माइनस है वो स्मॉल अमाउंट, जैसे मेट हीमोग्लोबिन, ध्यान सुनो मेरी बात, जैसे मेट हीमोग्लोबिन थोड़ा बहुत जनरेट, मैंने बताया था आपको अबाउट 3% मेट हीमोग्लोबिन जो है वो होती है। मेट हीमोग्लोबिन में आयरन+3 में गया, आयरन+3 में गया कैसे, यही ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज किया होगा, पहले तो आयरन रहा होगा +2 में, उसके बाद O2 से रिएक्शन किया, अब ये हो गया +3 में, तो O2 माइनस तो बाहर निकला ना, तो ये सुपर ऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है यहाँ से, इसको रिमूव करना है ना हमें, ठीक है, राइट, इसको यहाँ से हमें हटाना है, ठीक है। अब हम लोग अभी आगे देखेंगे सुपर ऑक्साइड कैसे टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। जैसे नॉर्मली आपको लग रहा है कि अरे ठीक है O2 माइनस बन गया तो ये कैसे रिएक्शन करेगा कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, वो भी हम लोग देखते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्रेट ऑफ एंटी एजिंग, सीक्रेट ऑफ एंटी एजिंग, राइट, ठीक है। और एजिंग कैसे जनरेट होती होगी, वो जनरेट होती है किससे, उस सुपर ऑक्साइड रेडिकल की वजह से। वो क्या करता है अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो पहले अब देख लेते हैं पहले ये काम क्या करता है, इट रिमूव्स
O2 minus, that is superoxide, hence protect organism from toxic effect of O2 minus। ठीक है, अब एक चीज यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग कि O2 माइनस टॉक्सिसिटी जनरेट कैसे करता है। ठीक है, O2 माइनस कैसे टॉक्सिसिटी जनरेट करता है। देखो हमारे पास, इधर समझो, हमारे पास मान लो ये फ्री मेटल आयन है। एक चीज़ यहीं से और क्लियर हो जाएगा आपको। हमारे पास मान लेते हैं ये फ्री मेटल आयन है, राइट, ये एक मेटल आयन यहाँ पर है। ठीक है, ये मेटल आयन है, इसकी रिएक्शन O2 माइनस हमने कराई। ठीक है, मेटल आयन का क्या हो गया, रिडक्शन, तो ये बन गया Mn प्लस Mn-1 प्लस यहाँ क्या बन गया O2, राइट। यहाँ क्या बन गया Mn-1 प्लस यहाँ बन गया O2, और उसके बाद ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है Mn-1 प्लस ये H2O2 से रिएक्शन कर लिया, उसके बाद बन गया Mn प्लस OH माइनस OH रेडिकल। देखो क्या हुआ है पूरे सिस्टम में, देखो इधर क्या बन गया, इसकी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Mn प्लस प्लस O2 माइनस प्लस H2O2, यहाँ बन गया Mn प्लस प्लस OH माइनस प्लस OH रेडिकल। ज़रा ध्यान से देखो, ये जनरेट हुआ है, कई सारी प्रोसेस से जनरेट हो सकता है। अगर ये जनरेट होगा तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि मेटल आयन के साथ क्या करे, रिएक्शन कर ले, उसके बाद फाइनली H2O2 किस में कन्वर्ट कर दे, OH रेडिकल में। ये बहुत ही रिएक्टिव रेडिकल है, वेरी हाई रिएक्टिव रेडिकल। अब खुद सोचो, अब क्या क्या कर सकता है ये OH रेडिकल, ये क्या कर सकता है, हाइड्रोक्साइड बना सकता है, राइट। ये किसी भी सिस्टम में क्या कर सकता है, पेरोक्साइड जनरेट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। रेडिकल रिएक्शन है, मान लो किसी सिस्टम में जुड़ा तो क्या करता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन जनरेट कर देगा। तो हो सकता है कि जैसे पहला सिस्टम का स्ट्रक्चर था, जैसे पहले उसका स्ट्रक्चर था, वो क्या हो जाए, बदल जाए। अगर वो बदल हो गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो सिस्टम की एक्टिविटी है, जो फंक्शनिंग है, क्या हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, राइट। अब हो सकता है उसके पॉजिटिव इफेक्ट हो जाए या नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, राइट। तो हम यहाँ पर अगर हम इसको नहीं हटाते हैं तो ये क्या करेगा, इनको जनरेट करेगा। ठीक है, और ये देखो एक चीज़ यहाँ से और क्लियर करता हूँ मैं आपको, इधर ध्यान सुनो। देखो इधर ये जो मेटल आयन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर कौन से मेटल आयन होते हैं, जो रिडॉक्स एक्टिव। और हमने आपको पढ़ाया पहले, जो रिडॉक्स एक्टिव मेटल आयन हमारी बॉडी में है, मेनली कौन से हैं, दो, आयरन और कॉपर। क्यों, हमने रिडक्शन पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उनको क्यों लिया गया, बिकॉज उनका रिडक्शन पोटेंशियल उस रेंज में आता है कि ना तो वो बायोलॉजिकल पीएच पे वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, ना तो रिड्यूस करते हैं, इसलिए हमने उनको सेलेक्ट किया। तो देखो ध्यान से, अगर मेटल आयन फ्री स्टेट में है तो ये रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कैटेलाइज करेगा। इसीलिए नेचर क्या करता है, ज़्यादातर मेटल आयन को किस फॉर्म में रखता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो यहाँ से एक चीज़ और आप दिमाग में बैठा सकते हो कि जो मेटल आयन हमारी बॉडी में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्यों है, बिकॉज दे कैन कैटेलाइज सच काइंड ऑफ रिएक्शन। ये जो है ना, अगर यहाँ पर कॉपर हमारे पास है और यहाँ पर आयरन, अगर ये फ्री स्टेट में है ना, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। मतलब ये हुआ कि इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जनरेट होगी, इसीलिए बहुत माइनर अमाउंट जो होता है वो फ्री स्टेट में होता है। और वो भी इसलिए नहीं कि वो नेचर चाहता है कि जाओ, हो सकता है कि उतनी इफिशियंसी ना हो सिस्टम की उसको कैप्चर करने की। तो बहुत माइनर मतलब मैं बहुत लो लेवल की, बहुत माइनर बात कर रहा हूँ। बहुत माइनर का मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन, राइट। तो इसीलिए ये लोग जनरली आयंस जो होते हैं किस में होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, नॉट इन फ्री स्टेट। अगर फ्री स्टेट में है तो ये लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को और फास्ट कैटेलाइज करेंगे। इसीलिए आप जनरली जो पढ़ते हो उसमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, फ्री स्टेट में। ठीक है, अभी मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बताऊंगा, मैं इसे क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ समझ में आया कि यहाँ पर जो आपका रिडॉक्स एक्टिव मेटल है O2 माइनस को O2 में कन्वर्ट करेगा, फिर फर्दर ये हो सकता है ऐसे रिएक्शन यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, एक मैं आपको समझा देता हूँ मैं। देखो क्या करेगा OH रेडिकल, देखो ये मान लो हमारे पास RH है। अब OH रेडिकल क्या कर सकता है, इसके साथ R प्लस H2O बना सकता है,
ये रेडिकल में क्या हो सकता है फिर रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो सकता है, राइट। अरेंजमेंट होगा तो पॉसिबिलिटी है क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि नेचर ने जिस स्ट्रक्चर को बनाया होगा, नेचर ने जिस स्ट्रक्चर को डेवलप किया, नो डाउट क्या होगा, वो अच्छी एक्टिविटी के लिए सुटेबल होगा उसके लिए। अगर वो रीअरेंज होकर दूसरा ही स्ट्रक्चर बन गया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर सिस्टम जनरेट हुआ उसकी एक्टिविटी क्या हो, ख़त्म हो जाए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ये इससे रिएक्शन कर ले क्या बन जाए, ROH प्लस क्या H रेडिकल। तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे लिपिड का क्या हो सकता है, किसी भी एरोमेटिक सिस्टम का क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सिलेशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस मे लीड्स टू, या ऐसे लिख सकते हैं, दिस मे लीड्स टू, पहला लिपिड डिग्रेडेशन, राइट, डिग्रेडेशन, राइट, प्रोटीन डिग्रेडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक सबस्ट्रेट, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक सबस्ट्रेट, राइट। और क्या कर सकता है, देखो हाइड्रोक्सिलेशन, ऐसे लिख सकते हैं, एरोमेटिक सबस्ट्रेट, हाइड्रोपेरोक्सिडेशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं सिंपल, पेरोक्सिडेशन ऑफ लिपिड, पेरोक्सिडेशन ऑफ लिपिड, राइट, सेल किलिंग। मतलब ये जो रेडिकल है ना बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जनरेट करेगा। तो सोचो एक हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल है वो ऐसे पोटेंशियल, वो ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग रेडिकल को जनरेट कर रहा है जो बॉडी में बहुत सारे इन सब चीज़ों को डैमेज कर सकता है, डीएनए को डिग्रेड कर सकता है, राइट, डीएनए डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये सब करेगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एजिंग होना शुरू हो जाती है या और सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक। मेनली एजिंग रिलेटेड है किससे, लिपिड अगर डिग्रेड हो गया बॉडी में, प्रोटीन डिग्रेड हो गया, इनसे एजिंग रिलेटेड है। तो इसका मतलब हमें इसको कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल करना है हमें, सुपर ऑक्साइड को। मतलब अगर ये जनरेट होता है तो हमें इसको जल्दी से सुपर ऑक्साइड किसी दूसरे फॉर्म में ले जाना है। अगर दूसरे फॉर्म हम लोग नहीं ले गए तो इसका मतलब सिंपल है, ये ऐसे कुछ करेगा, ऐसे कुछ रेडिकल जनरेट करेगा, ऐसे रेडिकल, और वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देंगे तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, राइट। जो जो प्रॉब्लम्स है मैंने आपको पीछे डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ से और समझो, आप देखो अभी हमने देखा कि आयरन 3+, कॉपर 2+, ये लोग क्या है कि अगर ये लोग यहाँ फ्री स्टेट में रहे, जितना, ध्यान सुनो, जितनी ज़्यादा मेटल आयन की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि रिडॉक्स एक्टिव मेटल यहाँ पे चाहिए क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, जितनी ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होगी ये उतना ही ज़्यादा बनेगा, जितना ज़्यादा ये बनेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जितने ज़्यादा रेडिकल बनेंगे उतनी फास्ट रिएक्शन, उतनी ज़्यादा जगह पर रिएक्शंस होगी। इसलिए नेचर क्या करता है, नेचर ऐसे आयंस को फ्री स्टेट में नहीं छोड़ता। इसलिए देखो आयरन को स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में, आयरन को स्टोर इसलिए भी किया जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी को ज़्यादा, और आयरन को स्टोर इसलिए भी किया जाता है जिससे वो ऐसी रिएक्शन को कैटलाइज ना कर पाए, ऐसी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को कैटलाइज ना कर पाए। मतलब ऐसा अगर ज़्यादा कैटलाइज करेगा तो ऐसे पोटेंशियल एक्टिव हमारे पास रेडिकल बनेंगे जो बहुत सारी रिएक्शन को जनरेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा हमने पढ़ा है कॉपर को भी स्टोर करने के लिए मेटालोथायोनिन्स। तो इसका मतलब मेटालोथायोनिन सिर्फ कॉपर को स्टोर ही नहीं करता, मेटालोथायोनिन फ्री कॉपर आयन जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है उसके टॉक्सिक इफेक्ट से भी बचाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो प्रोटीन मेटल आयन को स्टोर करती है ना वो सिर्फ इसलिए स्टोर नहीं करती कि जब हमें ज़रूरत होगी हमें दे देंगे, वो क्या करती हैं, ऐसे आयन जो है रिडॉक्स एक्टिव आयन इनको स्टोर करके इसलिए भी रखती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जिससे ये लोग बाहर इन्वायरमेंट में ना जाएँ और ऐसी इस तरह की रिएक्शन को कैटलाइज ना करें जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज पे। और जो मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसको ध्यान रखना क्योंकि भी एक जगह यूज आएगा इसका, ठीक है। अब देखो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज करता क्या है, ये O2- को कन्वर्ट करता है किसमें, O2 और O2 में। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है हट जाएगा। एक चीज़ पहले देखने लायक है कि अगर मान लो एंजाइम नहीं होता ना, ये अगर जनरेट हो रहा है, तो मान लो एंजाइम अगर नहीं है तो क्या O2 माइनस हमारी बॉडी में रहेगा? मतलब ये है कि अगर मान लो हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो कि O2 माइनस को डिग्रेड कर रहा होता। और एक चीज़ जान लो, इसको क्या बोलते हो आप लोग, ऐसी प्रोसेस क्या बोलते हो आप, डिसम्यूटेशन, या इसको क्या बोलते हो आप, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो देखो, अगर मान लो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं होता तो क्या सुपर ऑक्साइड डिग्रेड नहीं होता? नहीं, सुपर ऑक्साइड डिग्रेड होता है, ठीक है। अगर हमारा एंजाइम नहीं होता तब भी सुपर ऑक्साइड डिग्रेड होता है, तब भी ये कन्वर्ट होता है, लेकिन वो प्रोसेस क्या होती है, स्लो, राइट। होता क्यों है, होता कैसे, उसको हम देख लेते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड कैसे लिख सकते, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ O2 माइनस डिसम्यूटेशन। इससे हमें पता चलेगा कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ये रिएक्शन अपने आप होती है कि नहीं, मतलब अगर एंजाइम नहीं होता तो क्या रिएक्शन होती कि नहीं होती, ठीक है। फिर आपको तब पता चलेगा कि एंजाइम की जरूरत क्या है। देखो, अभी तो आपको देख रहा है ना कि O2 माइनस जो है हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है, ये रिएक्शन कैटेलाइज कर देगा। तो क्या बॉडी में अपने आप O2 माइनस O2 माइनस में या O2 में कन्वर्ट होता है कि नहीं, और अगर कन्वर्ट होता है तो एंजाइम की हमें ज़रूरत क्या है, ये समझने की कोशिश करो। देखो, पीछे हमने यहाँ पे देखा है, देखो इधर पीछे देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे, देखो लिखा है ना कि O2 से O2 माइनस कन्वर्ट होना है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, O2 माइनस O2 में कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें, अरे डाइऑक्सीजन बन रहा है और H2O2 बन रहा है, ठीक है। तो देखो, O2 माइनस को कन्वर्ट करोगे आप O2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, 0.33 वोल्ट। कैसे पता, अरे इसके लिए जब, एक मिनट, O2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन में। हमने देखा था ना इसके लिए कितना आ रहा था, माइनस 0.33 वोल्ट। रिवर्स कर दोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो O2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, और किस में कन्वर्ट हो रहा है O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड में। O2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O2 में। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, प्लस 0.89 वोल्ट, राइट। अब देख लो जरा ध्यान से, यहाँ से इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अगर आप पूरा रिएक्शन निकालोगे तो क्या आएगी आपकी, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग वाला पोर्शन, ये क्या है, दोनों के केस में वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर आपका जो E0 ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। और अगर आप डेल्टा G0 यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो माइनस NE0F अप्रॉक्सीमेटली आता है माइनस 117.13 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर इस ऐसे लिख देता हूँ मैं पूरा, पहले देखो सिंपल क्या हुआ है इसमें, 2O2 माइनस प्लस 2H प्लस गेट कन्वर्टेड टू O2 प्लस H2O2। डेल्टा G0 अगर इसके लिए निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस NE0F अगर सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा माइनस 117.13 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, हाईली स्पॉन्टेनियस, इतनी ज़्यादा वैल्यू है, हाईली स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना E0 कितना आएगा, भाई सिंपल सी बात है, क्या किया जाता है, E राइट माइनस E लेफ्ट किया जाता है, तो ये वाला ज़्यादा आएगा, ये वाला कम आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देना, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ऐड कर दोगे तो E0 की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व नहीं करना है, मैं सिंपल आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था कि डेल्टा D0 की वैल्यू जो है क्या है, वो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कि अगर एंजाइम नहीं होता तो भी जो O2 माइनस है वो अपने आप डिग्रेड होता रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोसेस होती है क्या होती है, वेरी वेरी स्लो, राइट। बट यहाँ लिखते हैं, बट द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, राइट।
इसीलिए एंजाइम की ज़रूरत है। एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, राइट। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज, अब देखो ध्यान से, क्यों जल्दी से हटाना है, क्योंकि रेडिकल जनरेट करेगा। और आपको पता है रेडिकल बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है, अपने आप सुपर ऑक्साइड डिकम्पोज होता है, लेकिन रेट जो डिकम्पोजिशन की है क्या है, वो स्लो। इसलिए हमें एंजाइम की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या जनरेट करता है, रेडिकल, और रेडिकल की रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट। तो जितना जल्दी इसको हम हटा देंगे, रेडिकल के जनरेट होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, जिससे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बॉडी में जनरेट ना हो। इसलिए हमें इसको जल्दी से हटाना होता है, और इसको जल्दी से हटाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एंजाइम की। तो जो एंजाइम्स होते हैं, डिस्म्यूटेज एंजाइम, वो बेसिकली क्या करते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं। बाकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस खुद भी है, राइट। तो यहाँ सिंपल में लिखता हूँ, द रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम is for fast decomposition of superoxide, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब सुपर ऑक्साइड यहाँ से यहाँ जाता है, देखो समझने की कोशिश करते हैं पहले। O2 माइनस हमारा 2O2 माइनस, ये कन्वर्ट होता है O2 प्लस O2 माइनस में, राइट। तो हमें ये यहाँ से फाइंड आउट, एक चीज़ हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि सुपर ऑक्साइड जो हमारे एंजाइम होंगे, जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हमारे एंजाइम होंगे, उनके एक्टिव सेंटर पे कौन सा मेटल चाहिए हमें, कौन सा मेटल सुटेबल है। मतलब इससे अब अगर आपको ये आइडिया लग गया ना, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि जो कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, वहाँ कॉपर क्यों है, या आयरन जो है सोडी है, वहाँ पर आयरन क्यों है, राइट। अब सिंपल सी बात, ये एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है। इसकी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल हमें चाहिए। तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो रही है, तो हमारे लिए सुटेबल मेटल कौन सा है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हम पढ़ते हैं चॉइस ऑफ मेटल आयन, चॉइस ऑफ मेटल आयन्स in superoxide dismutase, तो देखो हमें पता है कि O2 से जब O2 माइनस हम लोग जाते हैं तो E0 की वैल्यू कितनी है, -0.33 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल की। और जब O2 माइनस से हम लोग जाते हैं किसमें, H2O2 में, तो इसके लिए वैल्यू कितनी है, +0.89 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई रिडॉक्स कपल हमें चाहिए, तो वो जो होना चाहिए, जो भी रिडॉक्स कपल, ध्यान सुनो मेरी बात, जो भी रिडॉक्स कपल हमें इस सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की एक्टिव साइट पे चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल का रेंज हो वो इसके और इसके बीच का हो, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, तभी तो कैटलाइज करेगा प्रॉपर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर दिस रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ redox couple should be in range of -0.33 volt 0.89 वोल्ट, राइट। इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। इससे कम अगर ज़्यादा हो गया तो इसका सिंपल सा मतलब है वो रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी रेंज में आना चाहिए उसे, मतलब ये -0.33 से 0.89 वोल्ट, इस रेंज में आना चाहिए। अब देखो इसके लिए सबसे सुटेबल कौन है, तो देखो अगर हम बात करें कॉपर के लिए, तो कॉपर 2+ का जब रिडक्शन पोटेंशियल हम कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर 1, और इसके लिए जो E0 की वैल्यू है क्या है, वो +0.153 या 0.16 वोल्ट। अगर हम आयरन यहाँ पे ले लें, आयरन 3+ इलेक्ट्रॉन, तो आयरन 2, तो यहाँ Cu+, और यहाँ पर हमारे पास क्या है
ई नॉट आयरन 3 प्लस आयरन 2 प्लस, यहाँ कितना है प्लस 0.77 वोल्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो उस बीच में ही तो है, ये -0.33 से प्लस 0.89, इसके बीच में ही तो आ रहा है। इससे जो है इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस रेंज में आना चाहिए। देखो ये दोनों इस रेंज में आ रहे हैं, इसलिए कौन सेलेक्ट किया जाता है सेंटर पे, कॉपर और आयरन। इसलिए आप ज़्यादातर जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज देखोगे, राइट, उसमें या तो एक्टिव सेंटर पे कॉपर है या तो एक्टिव सेंटर पे क्या है, आयरन है। एक मैग्नीज वाला भी है लेकिन वो हाईली अनकॉमन है, उतना ज़्यादा नहीं, वो कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है, मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम लोग की बात करो तो हम लोगों में एक्टिव सेंटर पे जो मेटल एटम होता है क्या होता है, वो कॉपर होता है। कुछ और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आयरन। तो मेनली कॉपर आयरन होगा, मैग्नीज उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब ज़्यादा सुटेबल ये लोग हैं, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल हैं, ठीक है। और आयरन आपको पता है आयरन ज़्यादा है भी, तो बहुत सारी जगह पे आयरन यूज भी किया जाता है, ठीक। चलो अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आपको, ये ऐसा देखो सिंपल सी बात है। देखो इसका रिडक्शन हो रहा है ना, अगर यहाँ पे समझ, होपफुली आपको समझ में आता होगा, ये बेसिक सा है। देखो अगर हम ऐसा कोई रिडॉक्स कपल लेंगे जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब फिर उसका रिडक्शन होगा, मतलब वो उसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। तो आप O2 माइनस को H22 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कोई रिडॉक्स कपल लेते हो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज़्यादा है, इसका मतलब वो रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। फिर अगर वो रिड्यूस हो गया तो फिर ये रिड्यूस ही नहीं होगा ना, इसका मतलब O2 माइनस आपका O2 2 माइनस में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो आपकी रिएक्शन कैटेलाइज कैसे होगी। इससे कम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान सुनो, क्योंकि अगर इससे कम हो गया, अगर इससे कम हो गया इसका मतलब सिंपल, इससे एक सिंपल सी बात है, इस वैल्यू से अगर आप कम कर दोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी। किधर देखो इधर, अगर मान लो O2 को O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, -0.33 वोल्ट। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है, मान लो यहाँ पर M-1 प्लस हो गया, उसकी वैल्यू जो है इससे कम है, -0.44 वोल्ट। अब ध्यान से देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी ना, इसका मतलब ये फेवर्ड होगा और ये मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है उसमें क्या होता है, अगर एक आप सेटअप लेते हो, एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ पर रिडक्शन होगा। मतलब अगर आप इस वैल्यू से कम वैल्यू लेते हो तो O2 से O2 माइनस में कन्वर्जन फेवरेबल होगा। आपको O2 से O2 माइनस थोड़ी बनाना है, आपको तो O2 माइनस से O2 बनाना है ना, ये करा रहे हैं ना हम, तो ये है ना हमारी रिएक्शन। इसलिए इससे कम मत लेना, क्योंकि इससे कम लोगे, इससे कम मतलब इससे ज़्यादा नेगेटिव, तो ये वैल्यू कम हो गई, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो प्रोसेस होगी, फिर यहाँ से यहाँ कन्वर्जन होगा, ये कन्वर्जन मतलब ये उल्टा आएगा, फिर ऐसे मतलब ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा। अब सोचो आपको O2 से O2 माइनस थोड़ी बनाना है, हमें क्या करना है, O2 माइनस से O2 बनाना है, ठीक है। इसलिए वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, और किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.89 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे सुटेबल उसके लिए सेंटर क्या है, कॉपर और आयरन है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में आपको कॉपर और आयरन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस रेंज में ये रिएक्शन कैटेलाइज होती है रिडॉक्स पोटेंशियल वाले रेंज में, उसमें ये दोनों फॉल करते हैं। ना तो वैल्यू -0.33 वोल्ट से कम है, ना तो वैल्यू जो है +0.89 वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो नेचर ने बेसिकली जो है दो कैटेगरी आप डिसाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। एक काम करते हैं 3 लिख लेते हैं, 2 एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा था कि ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे कि प्रोकैरियोट में कौन होता है, यूकैरियोट में कौन होता है, इसके बेसिस मैंने लिखा था। खैर 3 टाइप्स, ठीक है। एक हम लिखते हैं कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज
ये किस में होता है? यूकैरियोट्स में, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब सेल जहाँ पे ज़्यादा एडवांस है। उसके बाद एक हमारे पास है मैंगनीज एसओडी और आयरन एसओडी, राइट। एसओडी मतलब सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये कहाँ है? बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में। तो देखो ज़्यादातर केसेस में आपको जो सेंटर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यहाँ पे क्या है? कॉपर, यहाँ पे क्या है? आयरन। तो जो सबसे सुटेबल हमारे पास है वो क्या है? कॉपर आयरन। और खासकर हम लोगों में कौन सा वाला है? कॉपर वाला, ठीक है। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि जो कॉपर जिंक एसओडी या जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होते हैं, ये रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं सुपर ऑक्साइड को परऑक्साइड में या फिर डाइऑक्सीजन में, ठीक है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक्टिविटी। देखो दो तरह से ये लोग कर सकते हैं। ये पहला एक रिडॉक्स प्रोसेस है, राइट, रिडॉक्स मेथड। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, मतलब सिंपल सी बात है, जो मेटल आपका ऐड हो, जो मेटल आपका पार्टिसिपेट करेगा, वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होगा, ठीक है। देखते हैं जैसे यहाँ पे Mn प्लस O2 माइनस, यहाँ पर क्या होगा? Mn-1 प्लस O2, राइट। देखो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। फिर ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या करेगा? Mn-1 प्लस O2 माइनस। अभी इसको फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा? M फिर से आ गया अपनी स्टेट में, ये बन गया O2 2 माइनस, और यहाँ पर 2H प्लस कर दोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा? H2O2 बन गया हमारा। ये क्या है? रिडॉक्स मेथड है। क्यों? क्योंकि एक बार ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक बार क्या रिड्यूस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो ये किसके लिए है? ये है रिडॉक्स एक्टिव मेटल्स के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ पर मेटल सेंटर हमारा रिडॉक्स एक्टिव होगा वो उसके लिए है। एक सेकंड मैकेनिज्म और है, नॉन रिडॉक्स प्रोसेस और मेथड, या नॉन, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नॉन रिडॉक्स एक्टिव मेटल्स, दैट इज यहाँ पर प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नॉन रिडॉक्स मेथड। नॉन रिडॉक्स मेथड का मतलब ये नहीं है कि आपका O2 ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पर जो मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिडॉक्स एक्टिव नहीं है, ठीक है। प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय नॉन रिडॉक्स एक्टिव मेटल, मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होगा। ऐसा भी पॉसिबल है, देखो Mn प्लस O2 माइनस, Mn प्लस O2 माइनस, उसके बाद Mn प्लस O2 माइनस प्लस O2 माइनस, यहाँ पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ऐसे, Mn प्लस O2 2 माइनस, O2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पर 2H प्लस कर देंगे तो बन जाएगा Mn प्लस O2 प्लस H2O2। मतलब हुआ क्या है इसमें? मेटल ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदली है, ठीक है। मेटल ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दो मेथड से हो सकता है, एक में रिडॉक्स एक्टिव मेटल यूज करेंगे, एक में नॉन रिडॉक्स एक्टिव मेटल यूज करेंगे। मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ जो थी वही यहाँ पे, पहले सिंपल क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन जिससे इसके साथ चलाया, फिर दूसरा वाला यहाँ पे आया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया? O2 2 माइनस, और ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में।
फिर ये 2H+ रिएक्शन किया, O2 और H2O2 बन गया। लेकिन नेचर में बेसिकली दो प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल है, मतलब नॉन रिडक्स एक्टिव मेटल भी कर सकते हैं रिएक्टिव मेटल, लेकिन नेचर में क्या होता है ये, तो हमें ये वाला समझना, ठीक है। वो दोनों तरीके से सकता है, लेकिन हमें पढ़ना ये वाला है, मतलब एक्चुअली नेचर में ये वाला होता है, ये नहीं। तभी तो कॉपर और आयरन लिया गया है, नहीं तो क्या जरूरत थी, ठीक है। हो इस तरह से भी सकता है, लेकिन ज़्यादा फेवर्ड ये वाली है, ठीक। इसीलिए नेचर में बेसिकली जो ऑब्जर्व होती है ये वाली है, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। मैंने इसको इसलिए बताया कि पॉसिबल ऐसा भी, मतलब इस तरीके से भी पॉसिबल है, लेकिन वास्तव में नेचर में कौन सा होता है, पहला वाला मेथड, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, रिडॉक्स एक्टिव मेटल। हम दोनों के बारे में देख चुके हैं, कॉपर और आयरन के बारे में। इतनी बातें हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम के बारे में। अब हमें जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में, वो हमारा कौन सा वाला है, वो हमारा कॉपर जिंक एसओडी, राइट। हमें पढ़ना उसके बारे में, कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, CuZnSOD, ठीक है। काम वही करेगा जो हम लोग देख रहे थे पहले। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, तो देखो यहाँ पर ऐसे Cu है, Cu के साथ कॉपर, इसके साथ लगा है हिस्टिडीन। ऐसे एक बार मैं पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। यहाँ एक हिस्टिडीन, ऐसे दूसरा लगा है इधर, तीसरा ऐसे लगा है, मतलब 3 हिस्टिडीन रेजिड्यू लगे हैं कॉपर से। इमिडाजोल है, और इमिडाजोल जो किसका पार्ट होता है, हिस्टिडीन का, और एक यहाँ पे लगा है वाटर, ठीक। उसके बाद ये ऐड है एक इमिडाजोलेट सिस्टम से, इमिडाजोलेट सिस्टम से। इसके साथ में लगा है जिंक भी। जिंक किससे जुड़ा हुआ है, ये एस्पार्टिक एसिड, और उसके बाद यहाँ पर 2 इमिडाजोल जो कि हिस्टिडीन का पार्ट है, ठीक है। तो कॉपर जिंक एसओडी में एक्टिव साइट ये है। 2 सेंटर है इसमें, कॉपर है और जिंक है। यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, और जिंक की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है। अब देखो ज्योमेट्रीज के राउंड देख लो। देखो 1 2 3 4 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कॉपर के राउंड, 5। जिंक के राउंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, राइट। तो कैसी ज्योमेट्री होगी यहाँ पर, डिस्टॉर्टेड, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, राइट। और यहाँ कैसी है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये कब है, जब एक्टिव होता है वो, तो ठीक है, एक्टिव एंजाइम। रेस्टिंग स्टेट में वाटर नहीं होता, तो अगर आप रेस्टिंग स्टेट में करोगे तो आपको ये स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखाई देगा, मतलब डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाई देगी रेस्टिंग स्टेट में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेस्टिंग स्टेट में जब होता है तो ये वाटर नहीं होता, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री अराउंड Cu2+ डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मेनली आपसे ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्टिव स्टेट का ही पूछा जाता है, रेस्टिंग का नहीं पूछा जाता कुछ भी। तो एक्टिव स्टेट में देखो ये इस तरह से है, 1 2 3 4, ये 3 यहाँ पर इमिडाजोल लगा हुआ है, किसका पार्ट है, हिस्टिडीन का। यहाँ पर 2 इमिडाजोल है, एक एस्पार्टिक एसिड का पार्ट है, राइट। 1 2 3 4 ये डिस्टॉर्टेड, और बीच में ध्यान रखना एक ब्रिजिंग इमिडाजोल, क्या है ये,
इमिडाजोलेट एनायन लगा है, जो कि ब्रिजिंग का काम कर रहा है किसके किसके बीच में, कॉपर और जिंक के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप आयरन और मैग्नीज सोडी की बात करोगे ना, तो वो भी लगभग ऐसे होता है, यही बना लो चाहो तो। अगर आयरन वाले की बात करोगे, ये मैं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस, ठीक है। बाकी हम पढ़ रहे हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बारे में। कौन से वाले के, कॉपर जिंक। ये वाला कौन सा है, आयरन सोडी है। और जो मैग्नीज वाला होता है, मैग्नीज में भी बस यहाँ पे OH लगा दो, ये एन हिस इमिडाजोल 4 यहाँ पे लगा है। ठीक है, बस ये क्या है, एमिनो सोडी है। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है कौन से वाले के बारे में, कॉपर जिंक, क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं, तो हायर ऑर्गेनिज्म में वो होता है ये। और दूसरा एक चीज़ और होता है, ये लोग उतनी बढ़िया रिएक्शन को कटलाइज भी नहीं करते, मतलब जितनी फास्ट स्पीड पहला वाला देता है, अगर आप कंपेरिजन करो तो के जो कॉपर जिंक सोडी है उसका ज़्यादा होगा, फिर आयरन वाले का होगा, फिर किसका होता है, मैग्नीज वाले का। ये क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है, ज़्यादा। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर सुपर ऑक्साइड बनने, जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि सुपर ऑक्साइड जनरेट हो। और जितना सुपर ऑक्साइड जनरेट होगा, हमें उतना ही एफिशिएंट सिस्टम चाहिए जो उसको जल्दी से कन्वर्ट कर दे, राइट, जो जल्दी से कन्वर्ट कर दे H2O2 में और डाइऑक्सीजन, मतलब सुपर ऑक्साइड को डिग्रेड कर दे वो। तो इसीलिए सबसे एफिशिएंट हम लोग के अंदर है, या हायर ऑर्गेनिज्म में। लोअर ऑर्गेनिज्म में उतना एफिशिएंट नहीं है। और देखो, दो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, एक कॉपर वाला है, दूसरा आयरन वाला, जो हमने भी पीछे पढ़ा था। मैग्नीज वाला है लेकिन उतना सुटेबल नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कॉपर जिंक सोडी की मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे ये कैटलाइज करता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। देखो, हालांकि हमने पहले देखा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा मैं आपको मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूँ कि अभी एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो समझना, ठीक है। क्योंकि जो अनकॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, जनरली उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स आयन से फास्ट। ठीक है, ध्यान सुनो, मैं क्यों मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। हमने पीछे भी देखा था, जैसे हमने देखा था रिडॉक्स वाले में वैसे ही होगा, पहले ये ऐड होगा फिर हट जाएगा, H+ होगा, सेम वैसे होगा। लेकिन यहाँ समझाने का एक पर्पज़ मेरा ये है कि जो अनकॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, जनरली उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन के से फास्ट होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर जो आयन होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, हमने बताया था कि फ्री स्टेट में होंगे तो ऐसी कई सारी रिएक्शन को कटलाइज कर देंगे, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स आयन की रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्लो है कंपेरिजन टू अनकॉम्प्लेक्स आयन के, तो बॉडी में तो कॉम्प्लेक्स आयन ही है, तो एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता कैसे है, मतलब फ्री स्टेट में अगर वही आयन होगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स आयन में उसी आयन को कर दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये कम, राइट। कैटलाइज करने की रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी को जोड़ देना फिर किसी को निकाल देना, इलेक्ट्रॉन दे देना, ऐसे यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। तो एंजाइम ऐसा क्या है, एंजाइम कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करता होगा ना, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो आयन आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई। तो एंजाइम अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर डेवलप करता होगा, ऐसे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट करता होगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इन्हांस रहे। नहीं तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी तो एंजाइम का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। तो मैकेनिज्म से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती होगी। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपर, यहाँ एन हिस, देखो यहाँ पर होता है Ag+। अब यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, कॉपर एन हिस यहाँ OH2, यहाँ Zn2+, OAsP,
यहाँ एन हिस, यहाँ एन हिस। ठीक, ये इस प्रोटीन का सिस्टम ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डाई ऑक्सीजन। अब देखो डाई ऑक्सीजन है, सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं हम लोग, या ऐसे समझ लो, यहाँ से वाटर रिप्लेस हो गया, यहाँ कॉपर ओ, देखो पता है इसे ये क्या हो रहा है, ये जो Arg+ है ना, ये O2- को इस सेंटर के पास लाने में हेल्प कर रहा है। खुद से सोचो आप कि जो हमारा मेटल सेंटर है वो हिंडेड है। हिंडेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड लग गया। अगर ये फ्री फॉर्म में होता तो हिंडेड नहीं होता। हिंडेड है इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा दूसरा प्रोसेस जरूर होगा रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता होगा। तो ये जो Arg+ लगा है ना इसमें, इसकी प्रोटीन चेन में, ये क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, तो इसको क्या करता है, पकड़ के लाता है इसके पास। कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिससे O2- जो है वो इफेक्टिवली क्या हो जाए, वो कॉपर सेंटर तक आ जाए। नहीं तो कॉम्प्लेक्स के पास इतना आसानी से नहीं आएगा। अगर कॉपर सेंटर के पास आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर वो जल्दी से उसको चेंज कर देगा किसमें, H2O2 में और डाई ऑक्सीजन में। इसका मतलब जो सराउंडिंग्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एन हिस, एन हिस, एन हिस, और यहाँ ये नाइट्रोजन, यहाँ पर Zn2+, एन हिस। और इसे ध्यान से देखो, जिंक पे कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिंक जो है वो एक्टिव सेंटर नहीं है। अभी पूरी मैकेनिज्म आप देखना, जिंक कोई रोल नहीं प्ले कर रहा। मतलब वो ना तो सुपर ऑक्साइड को ऐड करने में हेल्प कर रहा है, ना तो सुपर ऑक्साइड को रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर H+ हम ऐड करेंगे, O2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या होगा फिर, अब हो गया इसका प्रोटोनेशन। ऐसे दिखा सकते हैं इसको हम, Zn2+ O AsP है, और यहाँ पर एन हिस, एन हिस, राइट। और यहाँ पर कॉपर रिड्यूस हो गया, +1 में आ गया। क्यों आया होगा, अरे क्योंकि O2- था, O2 निकला है ना, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो यहाँ पे आ गया, ये ब्रेक हो गया यहाँ से, एन हिस, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से O2- क्या करेगा, इसमें ऐड होगा। पहला वाला O2- कन्वर्ट हो गया डाई ऑक्सीजन में, दूसरा वाला O2- फिर से आएगा, फिर से सेम वही एन एन, यहाँ माइनस हो गया, कॉपर OOH, यहाँ N हिस्टिडीन, यहाँ N हिस्टिडीन, यहाँ N हिस्टिडीन, यहाँ पर Zn2+ O AsP O, यहाँ पर हिस्टिडीन और यहाँ पर हिस्टिडीन। तो उसके बाद फाइनली H+ यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा, H2O2, हमारा बन गया सिस्टम। ठीक है, इस तरह रिएक्शन जो है वो कैटलाइज हो रही है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस पूरी मैकेनिज्म से आपको क्या लग रहा है कि जो सुपर ऑक्साइड को डाइऑक्सीजन में कन्वर्ट करना हो या सुपर ऑक्साइड को H2O2 में कन्वर्ट करना हो, उसमें सिर्फ कौन काम कर रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर रहा है, कॉपर। जिंक का कोई रोल नहीं है सुपर ऑक्साइड को ऐड करने में या सुपर ऑक्साइड को रिलीज करने में। इसका मतलब जो एक्टिव सेंटर है, जो कैटलाइजिंग सेंटर है, वो क्या है, वो कॉपर है, वो जिंक नहीं है। तो इसको बताने का एक पर्पज़ ये भी था, क्योंकि पहले वाले में तो सिर्फ हमने एक ही सेंटर लिया था, यहाँ हमारे पास दो सेंटर हैं, एक कॉपर है, दूसरा क्या है, जिंक है। इसका मतलब जिंक का जो है वो सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर या सुपर ऑक्साइड को रिएक्ट करने में, या ऐसे बोल सकते हो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करने में कोई रोल नहीं है, राइट। इसका मतलब जिंक का सिंपल क्या रोल होगा, फिर स्ट्रक्चरल रोल होगा, राइट। अब ये लगा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चरल रोल होगा। ठीक,
अभी मैं आगे देखेंगे अगर जिंक को हटा देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लो, Ag प्लस हुआ, O2 माइनस, फिर एक यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर +1 में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ से फर्दर आके आपका ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो अनकॉम्प्लेक्स्ड आयन होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, जो अनकॉम्प्लेक्स्ड आयन होता है उस पर अगर कोई भी लिगैंड को जोड़ना हो तो वो जल्दी जुड़ेगा कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स्ड आयन के। लेकिन नेचर में जो मेटालो एंजाइम्स है या नेचर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की बात करते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो है वो कॉम्प्लेक्स्ड है क्योंकि वहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो आप खुद से सोचो कि क्या इस पे आसानी से कोई भी सिस्टम आके जुड़ेगा कंपेरिजन टू अनकॉम्प्लेक्स U2+ के? नहीं। तो अगर ऐसा नहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? स्लो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी तो आपको पता है कि अगर एंजाइम ही रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहा है तो इसका मतलब उस ऐसा एंजाइम हमारे किसी काम का है नहीं। इसका मतलब नेचर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करता होगा जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म में भी क्या हो, ज़्यादा। इसका मतलब नेचर स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइनिंग प्रिंसिपल पे काम करता होगा जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में जहाँ कॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वहाँ भी रिएक्शन क्या होती हो, फास्ट होती हो। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता ना तो इसका सिंपल से मतलब है रेट अगर बहुत स्लो होती तो कोई मतलब थोड़ी था इसका, ठीक। तो यहाँ पे देख लो क्या होता है, डिजाइन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, डिजाइन बाय नेचर इन कॉपर जिंक एसओडी फॉर फास्ट रिएक्शन। देखो जो कैविटी साइट होती है ना ऐसे होती है, इसमें देखो ऐसे ऐसे कुछ। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है कॉपर, यहाँ ये डिस्टेंस नियर अबाउट 5 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद ये लगभग 10 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 24, ऐसे। मतलब सिंपल है। देखो O2 माइनस आता है कहाँ से? O2 माइनस यहाँ से आएगा, यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, ठीक। और देखो अच्छी बात क्या है इसमें, देखो कॉपर यहाँ पे सबसे नीचे बैठा होता है, ये प्रोटीन सिस्टम है, ठीक है। तो कॉपर जो है सेंटर, चारों तरफ से प्रोटीन इसको घेरा हुआ है, तो कॉपर यहाँ पे बैठा हुआ है। तब कुछ देखो फायदा क्या है इसका। पहली बात, O2 माइनस जब आता है ना तो यहाँ जो ये चेन सरफेस है, ये इन सरफेस पे होता है पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन, पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, अट्रैक्ट O2 माइनस। ये लोग क्या करेंगे, इस चैनल के अंदर इसको अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर लाइनिंग में Arg+ भी होता है। Arg जब ये रास्ते में पहुंचता है तो Arg+ भी क्या करता है, ये भी O2 माइनस को क्या करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट O2 माइनस। मतलब सिंपल है, ये बड़ा सा चैनल ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे लाइसिन प्लस है, O2 माइनस जैसे आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से O2 माइनस को खींचेंगे, राइट। और फिर नैरो क्यों होता चला गया उसको समझो, कि अगर मान लो कोई बड़ा एनायन यहाँ पे आया, राइट, बड़ा एनायन अगर आया तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्यों, इस तरह हिंड्रेंस है। भाई छोटा एनायन ही तो यहाँ तक पहुँच सकता है, अगर कोई बल्कि एनायन हो गया तो क्या बल्कि एनायन यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं। इसीलिए ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ तक ज़्यादातर कौन लोग पहुँच पाते हैं, या तो वाटर या O2 माइनस या फिर स्मॉलर एनायंस सिमिलर टू O2 माइनस। तो इससे फ़ायदा देखो क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि पहली चीज़ मेनली रिएक्शन किससे करता है, उससे, उसको यहाँ लाने का काम कौन करता है, ये लोग। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अप्रोच कम होती है, वो ये सब चैनल में अरेंजमेंट जो है वो उसको बढ़ा देता है, उसको इन्हांस कर देता है। वो पॉजिटिवली चार्ज है, O2 माइनस को खींच के लाएगा। जब O2 माइनस यहाँ पहुँचेगा तो आर्जिनिन यहाँ पे ये और ज़्यादा अंदर खींचेगा। और मान लो ये जो लाइसिन प्लस है ये बड़े बड़े एनायन को ले गया, तो बड़े बड़े एनायन अंदर नहीं आ पाएंगे। कौन आ पाएगा यहाँ पर, छोटा, क्योंकि इसको नैरो चैनल के बीच में रखा गया। तो यहाँ पर बेसिकली O2 माइनस या जो छोटे एनायंस होते हैं जैसे N3 माइनस मान सकती है या Cn माइनस मान सकती, वो लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। और आपको पता है कि Cn माइनस अगर यहाँ पे पहुँच गया तो Cn माइनस इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक भी कर सकता है। इसीलिए देखा गया है कि
जो साइनाइड आयन है वो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की एक्टिविटी को ब्लॉक भी कर देता है। खैर यहाँ पर O2 माइनस पहुँचेगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो बेसिकली क्या होगी, एफिशिएंट होगी। कहने का मतलब है कि अब मान लो हमारे पास सेंटर है, ढेर सारे एनायन है, अगर ये सबसे रिएक्शन करने लगेगा तो आपको पता है कि ढेर सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो डिफरेंट एनायन से क्या हो जाएंगी, एक्यूपाइड। तो O2 माइनस जो है हो सकता है वो पूरी तरह से एक्यूपाइड ही ना करे, तो O2 माइनस खुला घूम रहा है। लेकिन अगर ऐसा चैनल बनाया गया है जहाँ पर बड़े लोग आ ही नहीं सकते, सिर्फ छोटे लोग ही आएंगे, तो वहाँ पर इसका मतलब ये एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाएगी ना, जो छोटा होगा वही अंदर आएगा, तो सारे के सारे जो O2 माइनस वो अंदर आते रहेंगे और उनको ये क्या करेगा, कन्वर्ट करता रहेगा H2O2 में और डाइऑक्सीजन में, राइट। तो जो अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म की रिएक्शन, जो अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह से मैनेज की जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने के बावजूद भी सिस्टम क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। वो सिस्टम खुद को ऐसा डिज़ाइन कर रहा है, जैसे यहाँ पे कैसे डिज़ाइन किया कि O2 माइनस यहाँ पे आए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम लगे हुए हैं, तो उसको खींचने में, उसको यहाँ लाने में मदद करेंगे, और छोटा एनायन यहाँ पहुँच सकता है क्योंकि नैरो चैनल है। तो इससे सिंपल ये होगा कि एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। हमने मैकेनिज्म देख ली, राइट। अब हम देखते हैं कि जो कॉपर 2+ है उसका रोल हमने देख लिया कि बेसिकली जो कॉपर 2+ है क्या काम करता है, वो कॉपर 2+ ही जो है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन को कटलाइज करने के लिए। Zn2+ जो है रिएक्शन में ऐसा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ में लिख लेते हैं रोल ऑफ कॉपर 2+, राइट, इन कॉपर जिंक SOD। ये क्या है, ये साइट फॉर O2 माइनस बाइंडिंग, राइट, साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अगर ये ना रहे तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, राइट। तो यही साइट है, ये कॉपर साइट है जहाँ पर O2 माइनस बाइंड हो रहा है, यही साइट है जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जिंक का देख लेते हैं, रोल ऑफ Zn2+, राइट। Zn2+ क्या है, इट प्रोवाइड्स थर्मल स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है, देखो ये सिस्टम जो है, ऐसे लिखो, थर्मोडायनेमिक लिखो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा, मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करेगा। अगर आप सिंपल सी बात, अगर आप इसको हटा दोगे, अगर आप आयरन को हटा दोगे तो आपको क्या लगता है, वो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल होगा? नहीं, राइट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अब वो ब्रिजिंग सिस्टम बंधा हुआ नहीं है, तो वो बेसिकली किसकी तरफ भागने लगेगा, वो भागने लगेगा स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री की तरफ, राइट। ठीक है, और देखो हमें पता है कि Zn2+ अगर जो है वो रिडॉक्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो Zn2+ को हम डिफरेंट कैटायन के साथ, डिफरेंट डाई पॉजिटिव कैटायन से रिप्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट कैटायन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं Zn2+ कैन बी रिप्लेस्ड बाय CO2 Ni2, राइट, CD2 ETC, इन सबसे इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं इसमें, Zn2+ डज नॉट बाइंड O2 माइनस। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो एक चीज़ और, थर्मल स्टेबिलिटी भी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, उसको होल्ड करके रखेगा जिससे लो टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होगा वो। तो देखते हैं, तो इसका मतलब ये रोल है किसका, कॉपर का, ये रोल किसका है, जिंक का। तो ध्यान रखना कि
कॉपर 2+ को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर कॉपर 2, यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन और, इन अब्सेंस ऑफ CO2+, इन अब्सेंस ऑफ CO2+, एंजाइम बिकम इनएक्टिव। ये एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है। ये थर्मल लिख लेना, थर्मल यहाँ पे, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो Zn2+ को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप। देखो, समझने की कोशिश करो कि Zn2+ जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। देखो इधर, जैसे मान लो हमारे पास ये प्रोटीन सिस्टम है ऐसे, राइट, और यहाँ पर हमारे पास कॉपर है, और यहाँ पर हमारे पास लगा है जो इमिडाजोल पोर्शन था वो NN, राइट, और यहाँ Zn है। ये किससे लगा है? O से। ये किससे लगा है? N से, राइट। ये किससे लगा है? N से। यहाँ ये N से इधर लगा है, इधर N मतलब इमिडाजोल पोर्शन, ये भी लगा है N से, तो यहाँ है O2। अगर मैं कॉपर जिंक के सोडी में यहाँ पर हम लोग ऐड कर दें EDTA, राइट, ये स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग लिगेंड है, तो आपको पता है कि EDTA क्या है? स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग लिगेंड। तो क्या करेगा? ये कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा, जिंक को यहाँ से रिमूव कर देगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये N बचेगा, ये N बचेगा, ये N बचेगा, राइट, इधर O बचेगा, इधर N बचेगा, इधर N बचेगा। ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव एंजाइम। कॉपर गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। ये क्या है? एक्टिव एंजाइम है। अच्छा, अगर मान लो यहीं पर हम इसमें कॉपर 2+ का सोल्यूशन ऐड कर दे, कॉपर 2+ सोल्यूशन, तो क्या बन जाएगा? देखो इधर, यहाँ पर वही कॉपर N, यहाँ पर N, यहाँ पर N, यहाँ N दिखा सकते हो, यहाँ वाटर हो गया, यहाँ O, ASP, एक मिनट, इधर कॉपर रहेगा ना, कॉपर आ गया इधर, इधर यहाँ से O, इधर यहाँ से N, इधर यहाँ से N। ये क्या हो गया? एक्टिव एंजाइम। बट ये क्या है? लेस स्टेबल है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, या थर्मल स्टेबिलिटी कम है, थर्मली लेस स्टेबल। तो यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ पता चलता है कि कॉपर जरूरी है। देखो इसमें जब कॉपर नहीं था, देखो यहाँ कॉपर था, एक्टिव था, ये EDTA ने दोनों को रिप्लेस कर दिया है, बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। लेकिन जब इसमें आप कॉपर 2+ का सोल्यूशन ऐड करते हो तो क्या हो गया? फिर से एक्टिव। यहाँ भी कॉपर है और यहाँ भी कॉपर, दोनों जगह कॉपर है, ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया, राइट। बस प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि ये थर्मली क्या है? लेस स्टेबल है। यहाँ से जब आप इसमें जिंक ऐड करते हो Zn2+, तो आपका ये जो एंजाइम बनेगा ये थर्मली स्टेबल भी है और एक्टिव भी है, थर्मली मोर स्टेबल, राइट, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ होगा पता है? Zn2+, देखो सिंपल बात है, यहाँ कॉपर ही रहने देते, क्या दिक्कत थी? ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करता, जाने दो इसको, राइट। इसलिए ऐसा है कि देखो ध्यान से, आपको पता है कॉपर 2+ में, इधर समझते हैं, देखो कोऑर्डिनेशन में पहले देख लो कॉपर की कितनी है, 1 2 3 4। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी जो प्रिफर्ड ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? स्क्वायर प्लानर, राइट। आप देखो कॉपर 2+ ज़्यादातर नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनाता है? स्क्वायर प्लानर। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर प्लानर आपको लगता है यहाँ पे हो पाएगा? ONNN नहीं, तो इसका मतलब ये खुद ही सेंटर स्टेबलाइज नहीं है। लेकिन अगर Zn2+ की बात करो तो Zn2+ के लिए कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Zn2+ के लिए CFC क्या होती है? 0। ध्यान से समझने की कोशिश करो, कॉपर 2+ एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए ज़्यादा टेंडेंसी दिखाता है। कौन सी ज्योमेट्री के लिए? स्क्वायर प्लानर। अब स्क्वायर प्लानर तो है नहीं वहाँ पे, तो क्या उतना कंफर्टेबल खुद को फील करेगा? क्या पूरे सिस्टम को उतना स्टेबलाइज करेगा? नहीं। अगर Zn2+ यहाँ पे ऐड कर देते हो तो Zn2+ में क्या है?
Zn2 प्लस D10 है, CFC क्या है इसकी 0। अब CFC 0 तो इसके लिए चाहे टेट्राहेड्रल है चाहे ऑक्टाहेड्रल है चाहे कुछ भी रहे, क्या ही पड़ता है इसको, सबके केस में क्या बने लगा, स्टेबल बने लगा। इसलिए Zn2 प्लस जब होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, पूरा सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, मोर स्टेबल, राइट। ये थर्मली लेस स्टेबल है, ये थर्मली जो है मोर स्टेबल है, इसलिए Zn2 प्लस सुटेबल है, कॉपर उतना सुटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक्टिव साइट के लिए कॉपर ही सुटेबल है क्योंकि Zn2 प्लस ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो इसका जो कॉपर 2 प्लस है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने अभी देखा था, क्या था, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से कि कैसे हमें पता चला कि कॉपर 2 प्लस के अराउंड जो हमारे पास, ध्यान सुनो, कॉपर 2 प्लस के अराउंड जो हमारी ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल है। ये हमें कैसे पता चला? तो आपको पता है कि अगर ज्योमेट्री फाइंड आउट करना होता है, लिगेंड का नेचर फाइंड आउट करना होता है, तो बेसिकली हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा का या स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ भी कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की हेल्प लेके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपका सिस्टम है इसमें कॉपर 2 प्लस जो है वो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल है, और जो Zn2 प्लस वाला है वो कैसा है, वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम दो डेटा हम यहाँ पे लेते हैं। देखो कॉपर जहाँ भी होगा वहाँ पर EPR डेटा लेते हैं हम, राइट, EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और दूसरा आपको पता है कि ये जो कॉपर 2 प्लस या डी ब्लॉक वाले जो मेटल्स होते हैं वो लोग क्या शो करते हैं, डी ट्रांजिशन। तो कलर या डेल्टा वैल्यू के बिहाफ पे भी, डेल्टा वैल्यू के बिहाफ पे, इंटेंसिटी के बिहाफ पे, देखो अगर आपको पता है कि अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ तो डी ट्रांजिशन क्या होता है, लेस फेवरेबल। अनसिमेट्रिकल हुआ तो ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से, डेल्टा वैल्यू से हम थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का आइडिया लगा लेते हैं कि परफेक्ट ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर पिरामिडल है, या फिर ये क्या नाम है, स्क्वायर प्लेनर है। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर प्लेनर की डेल्टा अलग होती है, स्क्वायर पिरामिडल की डेल्टा अलग होती है, टेट्राहेड्रल डेल्टा अलग। तो डेल्टा से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेटल के अराउंड इन्वायरमेंट है वो कैसा है, और EPR डेटा से ये लगा सकते हैं कि जो सिस्टम ज्योमेट्री है वो कैसी है, ठीक है। तो देखो EPR के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ कॉपर जिंक एसओडी। देखो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ से कि जो एक्टिव सेंटर है, देखो कॉपर 2 प्लस, ये D9, इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका मतलब यही सेंटर क्या है, ESR एक्टिव सेंटर है, राइट। Zn2 प्लस में तो कोई मतलब नहीं, Zn2 प्लस क्या है, D10, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वाला क्या है, ESR इनएक्टिव सेंटर है। इसका मतलब ESR में जब आप कॉपर जिंक में लोगे तो जो कुछ भी डेटा आएगा वो कॉपर से रिलेटेड होगा, जिंक से रिलेटेड नहीं होगा, ये तो मतलब होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, इस सिस्टम में क्या है, इन कॉपर जिंक एसओडी, ठीक है, ऐसा देखा गया कि जो G पैरेलल होता है वो ग्रेटर होता है G परपेंडिकुलर से, और किससे, GE से। वैसे भी आप जो लो D9 के लिए जो होता है पैरेलल या परपेंडिकुलर की वैल्यू जो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए होती है G, उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये आप ESR में पढ़े होगे, नहीं होगा तो आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, G पैरेलल ग्रेटर देन किसका है, G परपेंडिकुलर। अब आप जानते हो कि G पैरेलल ज़्यादा कब होता है, जब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है किसमें, DZ स्क्वायर में। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या है, ज़्यादा है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, dxz dyz, राइट, यहाँ पर dxy, ये तभी तो आएगा। तो ऐसे कुछ होगा ना यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की, किसमें, कॉपर 2 प्लस में। कहाँ पर, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में। ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन कॉपर जिंक एसओडी। कैसे पता चला ये वाला है, सिंपल सी बात, इस वैल्यू से। G पैरेलल ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, DZ स्क्वायर में है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि इस तरह जो एनर्जी ऑर्डर है किस में होता है, वो इस तरह का एनर्जी ऑर्डर
स्क्वायर पिरामिडल में होता है क्या इस तरह, सॉरी स्क्वायर प्लेनर में होता है क्या, नहीं स्क्वायर प्लेनर में किस तरह होता है ना, आप जानते हो स्क्वायर में कैसे होता है, स्क्वायर प्लेनर सिस्टम में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई जेड में इस तरह थोड़ी होता है, कैसे होता है उसमें, नीचे क्या होता है हमारा, नीचे होता है डी एक्स जेड डी वाई जेड, उसके ऊपर क्या होता है डी जेड स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आता है डी एक्स वाई, उसके ऊपर क्या आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, ठीक है, ये यहाँ पर सिस्टम इस तरह से। अब देखो बट एक बात यहाँ पे सिंपल है कि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आएगी, चाहे आप स्क्वायर प्लेनेट ड्रॉ करो या फिर स्क्वायर पिरामिडल ड्रॉ करो। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, अगर आपकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती, इसको ऐसे भी दिखा सकते थे ना हम, देखो डी एक्स जेड डी ऐसे डी एक्स जेड डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो इन दोनों में कंपेयर करते हैं। अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती तब भी तो डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये वाला अरेंजमेंट होगा कि ये वाला अरेंजमेंट होगा, राइट। वास्तव में हमारे पास कौन सा अरेंजमेंट होता है, ये वाला होता है, क्योंकि हमारे पास जो ज्योमेट्री है कैसी, वो स्क्वायर पिरामिडल। फिर सवाल हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसके लिए भी ये करोगे तब भी वैसे ही आ सकता है, इसके लिए भी करोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि देखो जी पैरेलल अगर ज़्यादा है इसका मतलब डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस वाले अरेंजमेंट में भी डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, इस वाले अरेंजमेंट में भी डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंपेरिजन टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। तो दोनों के लिए जी पैरेलल की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसमें भी जी पैरेलल ज़्यादा होगा जी परपेंडिकुलर से, इसमें भी जी पैरेलल ज़्यादा होगा जी परपेंडिकुलर से। तो हमें कैसे पता चला कि ये स्क्वायर प्लेनर है या फिर ये जो है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल है, वो पता चलता है ए वैल्यू से, राइट। किससे, ए वैल्यू से। तो देखा ये गया जो ए वैल्यू है वो नियर अबाउट आती है 130 गॉस, राइट। ये क्या है, दिस वैल्यू इज बिटवीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन ऑफ ए वैल्यू फॉर स्क्वायर प्लेनर, इसके लिए हाई होता है स्क्वायर प्लेनर के लिए, इससे ज़्यादा आता है नियर अबाउट 143, एंड ए वैल्यू फॉर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जिसकी लो वैल्यू होती है। मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है ना, अगर आप देखो स्क्वायर प्लेनर, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और टेट्राहेड्रल, तो ए वैल्यू का ऑर्डर ये होता है, राइट। ए पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखा ये गया कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो इस ना तो इसके लिए जो आती है वो आ रही है, ना तो ज़्यादा आ रही है, ना तो इसके लिए आ रही है, इसके लिए आ रही, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसके लिए आ रही है। तो जो ए पैरेलल वहाँ पर 130 गॉस है वो ना तो स्क्वायर पिरामिडल के लिए है ना तो टेट्राहेड्रल के लिए, मतलब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है, और जो एक स्क्वायर प्लेनर होता है उससे क्या है वो कम है। अब इसके बीच में कौन सी ज्योमेट्री आती है, ये तो इसने बोला लोगों ने क्या है ये डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आप ये सारे स्पेक्ट्रम लेते हो उसमें आपको जी पैरेलल की वैल्यू जी परपेंडिकुलर से ज़्यादा आता है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, डी जेड, इसका मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, डी जेड स्क्वायर में। फिर उसके बाद डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप चाहे स्क्वायर पिरामिडल ड्रॉ करोगे उसमें भी आएगी, चाहे आप डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ड्रॉ करोगे उसमें भी, स्क्वायर प्लेनेट ड्रॉ करोगे उसमें भी आएगी, चाहे डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल ड्रॉ करोगे उसमें भी आएगी। तो देखा ये गया उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, ए पैरेलल की वैल्यू से। जब एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कॉपर 2+ का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 नाइट्रोजन लगे हो उसका देखा गया ए पैरेलल की वैल्यू, तो वो इस ए पैरेलल से क्या थी, ज़्यादा। उसके बाद एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ली गई उसमें देखा गया ए पैरेलल की वैल्यू, तो उस वैल्यू से जो इसमें वैल्यू आ रही थी क्या आ रही थी, ज़्यादा। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के बीच का स्ट्रक्चर है, ना तो स्क्वायर पिरामिड, ना तो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के बीच का है,
ना तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ना तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। तो क्या है ये एक्चुअली क्या है, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, और हमने पहले देखा भी था। ठीक है, एक चीज और देखो, यहाँ जो जी पैरेलल रेजोनेंस है, जी पैरेलल रेजोनेंस इज splitted into 4 lines। क्यों ऐसा हुआ? दिस इज ड्यू टू interaction between unpaired electron and कॉपर 2+ न्यूक्लियाई, जिसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है 3/2। ठीक है, तो आप ये भी पढ़े हो ना कि अगर रेडिकल ऐसे न्यूक्लियस पर प्रेजेंट है जिसके लिए आई की वैल्यू जो है 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो सिग्नल को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, और कितने से स्प्लिट करेगा? 2Ni+1 से। कॉपर क्योंकि एक ही है तो 2n का नंबर 1 हो जाएगा, 3/2 है आई वैल्यू, +1 कितना आ गया 4। तो जी पैरेलल लाइन जो है वो 4 लाइन में स्प्लिट हो जाती है। तो आपको जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, जी पैरेलल ज़्यादा होगा जी परपेंडिकुलर से। जी पैरेलल की लाइन जो है चार पार्ट में स्प्लिट होती है। क्यों स्प्लिट होती है? बिकॉज ऑफ कॉपर 2+ न्यूक्लियस, जिसके लिए आई की वैल्यू क्या है 3/2 है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ। देखो, देखा ये गया कि जो कॉपर जिंक एसओडी है उसमें Zn2+ तो ESR इनएक्टिव है, कॉपर 2+ ESR एक्टिव है। तो जो कुछ भी स्पेक्ट्रम आएगा वो कॉपर 2+ के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक, सेकेंड थिंग देखा गया कि जी पैरेलल की वैल्यू जो है जी परपेंडिकुलर से क्या आ रही है, ज़्यादा है। इसका मतलब dz² में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, dx² y² में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ऐसा अरेंजमेंट जो है वो स्क्वायर पिरामिडल में भी हो सकता, स्क्वायर प्लेनर में भी हो सकता है और स्क्वायर पिरामिडल में भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर के लिए ए पैरेलल मतलब हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, उसकी जो ए पैरेलल की वैल्यू आती है वो जो वैल्यू कॉपर जिंक एसओडी में आ रही है उससे ज़्यादा होती है। और ये भी देखा गया कि जो इसके केस में वैल्यू आ रही है ए पैरेलल, जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो आ रही है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रही है। मतलब ये ना तो स्क्वायर प्लेनर है, ना तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, उसके बीच का कोई स्ट्रक्चर है। और उसके बीच का एक ही स्ट्रक्चर बचता है क्या? स्क्वायर पिरामिडल, राइट? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल जो हमने ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखो डिस्टॉर्टेड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक वाटर भी तो है। ठीक है, और दूसरा एक उधर से ब्रिजिंग लगा हुआ है अलग से। आगे देखते हैं। देखो, ये तो हमने कॉपर सेंटर की बात की। जो Zn2+ सेंटर है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैसे? रिप्लेसमेंट के थ्रू, है ना, कर सकते हैं ना रिप्लेसमेंट के थ्रू। क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो कॉपर साइट है उसकी जगह पे सिल्वर लगा दें। ऐसे उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ कॉपर है वहाँ पे सिल्वर लगा दिया, सिल्वर क्या हो गया D10। और जहाँ पर जिंक है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, कॉपर 2+। अब इसका ये सारे स्पेक्ट्रम से हमें आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा सिस्टम है वो टेट्राहेड्रल है कि नहीं। तो देखा क्या गया, ध्यान सुनो। इसके केस में जो ए वैल्यू आती है, ए परपेंडिकुलर, वो लगभग आती है 93 गॉस। ये स्क्वायर प्लेनर से कम है और डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल से भी कम है। और अब तभी मैंने पीछे लिखा था, इधर देखो, ये वैल्यू जो ए पैरेलल की वैल्यू आती है जब आप सिल्वर कॉपर एसओडी लेते हो, मतलब कॉपर की जगह पे सिल्वर D10 हो गया, अब ESR इनएक्टिव हो गया। जहाँ पर जिंक था वहाँ आपने यहाँ पे कॉपर लगा दिया। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम आएगा अब जिंक के अराउंड के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि जहाँ पर जिंक था वहाँ पर हमने कॉपर लगाया। तो वहाँ पर ए पैरेलल की वैल्यू स्प्लिट वहाँ भी होगा, सब कुछ वही, क्योंकि न्यूक्लियाई तो वही है। बस ये देखा गया कि जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट है ए पैरेलल वैल्यू, वो वैल्यू जो है और कम आ रही है। और कम मतलब किसके अप्रॉक्सीमेटली आ रही है? वो आ रही है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब वहाँ से ये कंक्लूजन निकाला गया कि Zn2+ के जो अराउंड इन्वायरमेंट है क्या है, वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और आइडिया मैं आपको देता हूँ। ये तो ESR हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ESR हो गया हमारा। अब देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी।
ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कॉपर जिंक एसओडी। ठीक है, एक चीज समझो, देखो हमें पता है कि Zn2+ जो है क्या है, D10, डी ट्रांजिशन तो होने वाला नहीं इसमें, राइट, इसका मतलब कुछ आएगा नहीं इसमें। कॉपर 2+ क्या है, D9 है, इसमें डी ट्रांजिशन होगा। और आपको पता है इसी डी ट्रांजिशन की वजह से इसका कलर आता है, कैसा कलर, लीड्स टू ग्रीन कलर, राइट। तो जो कॉपर जिंक एसओडी है वो कलर्ड होता है, क्यों कलर होता है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। वो किस में होता है, कॉपर 2+ में। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर कॉपर 2+ स्क्वायर प्लेनर हुआ तो डेल्टा एसपी लिखेंगे हम। कॉपर 2+ अगर टेट्राहेड्रल हुआ तो डेल्टा टी लिखेंगे हम। और इसके बीच में जो वैल्यू आती है वो किसके लिए आती है, कॉपर 2+ स्क्वायर पिरामिडल, राइट। देखो अगर आप डेल्टा वैल्यू रखोगे तो सबसे ज़्यादा किसके लिए आती है, स्क्वायर प्लेनर के लिए, उससे कम किसके लिए आती है, स्क्वायर पिरामिडल के लिए, उससे कम किसके लिए आती है, टेट्राहेड्रल के लिए। तो आप इन वैल्यू से आइडिया लगा लोगे कि आपका कॉपर 2+ के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल है, वो स्क्वायर प्लेनर है, वो है टेट्राहेड्रल है। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू आएगी, इसका मतलब वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड दिखेगा वो वेरी हाई एनर्जी पे दिखेगा। अगर वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो बहुत लो एनर्जी पे दिखेगा। अगर वो इन दोनों के बीच में कहीं दिखाई देता है तो फिर वो इसका मतलब है, सिंपल सी बात, वो कौन सी ज्योमेट्री होगी, ये वाली होगी। तो ऐसा देखा गया कि जो कॉपर 2+ का नॉर्मल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा सुनो आप थोड़ी देर, एक दो चीज़ें। जो कॉपर 2+ का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो वैल्यू आती है ना, एब्जॉर्प्शन जो पीक्स आती हैं वो आती है 500 से 700 नैनोमीटर पे, ठीक है। और दूसरा जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है वो आता है नियर अबाउट, याद नहीं करना हमें, 100 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इतने पे आता है, ठीक। देखा गया ये जो हमारे पास कॉपर 2+ है किसमें, इन कॉपर जिंक एसओडी में, कॉपर जिंक एसओडी में देखा गया कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा वो आ रहा 680 नैनोमीटर पे, राइट। और जो हमारा एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, वो आ रहा है लगभग 155 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पे। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, हाई वेवलेंथ पे अगर आपका एब्जॉर्प्शन आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा वैल्यू क्या है, लो है। किसके कंपैरिजन में, ये स्क्वायर प्लेनर था, स्क्वायर प्लेनर के कंपैरिजन में, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में वैल्यू 500 से 700 के बीच, राइट। यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 680। 500 से 720 का मतलब ये मत समझ लेना कि 700 तो ये भी है, अरे 500 से 720 तक इतना डिफरेंस रेंज है। मेनली वो 600 से इधर की बात ही कर रहा है, ठीक है, वो या 650 से इधर की बात कर रहा है। यहाँ डेल्टा वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, यहाँ डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो कॉपर है किसमें, कॉपर जिंक एसओडी में, वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर प्लेनर होता तो यही आता, पहली बात। सेकंड, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखो, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है ज्योमेट्री में, लेपोटे सिलेक्शन रूल उतना क्या होता है, अलाउड। और सिलेक्शन रूल जितना ज़्यादा अलाउड होगा, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू उतनी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ ये ज़्यादा वैल्यू जो है ना, ये सजेस्ट कर रही है कि आपका जो सिस्टम है उसमें जो आपका कॉपर जिंक एसओडी है उसमें कॉपर कैसा है, वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में है, परफेक्ट में नहीं है। अगर परफेक्ट में होता तो इतना ज़्यादा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं आती, ठीक है। अब इसी तरह से आप किसके बारे में पता कर सकते हो कि जो हमारे पास Zn2+ है वो कैसा है, तो क्या कर दो आप, सेम वही सिल्वर सिल्वर कॉपर 2+ एसओडी, मतलब जहाँ पे कॉपर है वहाँ पे क्या लगा दो, सिल्वर, जहाँ पे जिंक है वहाँ पे क्या लगा दो,
कॉपर 2+। अब वहाँ पे कॉपर 2+ लगाने पर ये देखा गया कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, और कम आ जाएगी। क्यों कम आएगी? कम इसलिए आ रही होगी ना क्योंकि उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है क्या है, वो टेट्राहेड्रल है। तो देखा ये गया कि कॉपर जिंक के सोडी में कॉपर 2+ की जो वैल्यू है स्क्वायर प्लेनर से क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है। और दूसरा जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो कॉपर 2+ के कंपेरिजन में क्या आ रही है, ज़्यादा। और ज़्यादा एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये सजेस्ट करती है कि सिस्टम जो है क्या है, वो डिस्टॉर्टेड है। जितना डिस्टॉर्शन होगा लेपोटे रूल उतना अलाउड होगा, रूल जितना अलाउड होगा, इसका मतलब मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, मतलब इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिंक के अराउंड अगर इन्वायरमेंट पता करना है तो सिंपल हम ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, Ag1 कॉपर SOD कर सकते हैं। यहाँ ये कॉपर की जगह पे है, ये जिंक की जगह पे है। यहाँ स्पेक्ट्रम लिया गया जब, तो देखा गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि जो डेल्टा वैल्यू है वो बहुत कम आ रही, मतलब किस रेंज में आ रही, जो टेट्राहेड्रल के रेंज में आती है, राइट। इंटेंसिटी भी थोड़ा ज़्यादा दिख रही थी डिस्टॉर्शन सिस्टम में, वैसे भी टेट्राहेड्रल में ज़्यादा ही आती है। तो इससे ये पता चल गया कि जो हमारा Zn2+ है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल में है, और जो हमारा कॉपर 2+ है वो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल में है, राइट। टेट्राहेड्रल की वैल्यू और कम आती है, तो मतलब देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल, उसके बाद टेट्राहेड्रल। तो जो वैल्यू आ रही थी कॉपर 2+ की वो टेट्राहेड्रल से क्या थी, ज़्यादा, और स्क्वायर प्लेनर से क्या थी, कम। दूसरी बात, स्क्वायर प्लेनर में जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट था उससे यहाँ मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट क्या रहा था, ज़्यादा। तो ये भी सजेस्ट करता है कि सिस्टम क्या है, डिस्टॉर्टेड है, राइट। तो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल फाइंड आउट कर लिया गया। इस तरह करके हम लोगों ने कॉपर 2+ को जब प्लेस किया Zn2+ की जगह पे, तो क्योंकि Zn2+ के अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल, तो कॉपर 2+ को प्लेस किया गया तो देखा गया कि डेल्टा की वैल्यू बहुत कम आ रही है। किस वाले से कम, ये जो कॉपर जिंक SOD है ना, इसमें कॉपर का जो डेल्टा वैल्यू था और इसमें जिंक की जगह पे जो कॉपर का डेल्टा वैल्यू था, अगर इसको 1 और 2 माने तो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ जो है मोर स्प्लिटिंग है, यहाँ क्या है, लेस स्प्लिटिंग है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिडल है और यहाँ क्या है, टेट्राहेड्रल। इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में बना नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आप ध्यान रखो कि अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इतना ध्यान जरूर होना चाहिए कि ये सब इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। तो आप स्पेक्ट्रम से आइडिया बता सकते हो। हाँ ESR वाले वैल्यू को ध्यान रखना, वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कलर ध्यान रखना, DD ट्रांजिशन की वजह से है, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खैर जाने दो, उतना हम डिटेल में जाने दीजिए, उसको छोड़ देता हूँ मैं। नहीं तो एक शोल्डर भी आता है 417 नैनोमीटर पे, वो ये सजेस्ट करता है कि आपका जिंक और कॉपर के बीच में जो है इमिडाजोल यूनिट है, इमिडाजोलेट है, अगर वो जिंक हटा देते हैं तो वो गायब हो जाता है। खैर छोड़ देते, उसको जाने देते हम लोग। ठीक है। तो इस तरह से अब देखो, यहाँ से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप वैल्यूज़ को याद करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटेंसिटी से फाइंड आउट करते हैं कि ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ये हुआ कि अनसिमेट्रिकल है, जो इन्वायरमेंट है क्या है, वो अनसिमेट्रिकल है, राइट। अगर इंटेंसिटी कम आ रही है इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, लेपोटे सिलेक्शन रूल में। तो इंटेंसिटी से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका सराउंडिंग है वो सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है या अनसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है, मतलब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, परफेक्ट ज्योमेट्री है। सेकंड, एब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ पे आ रहा है उससे आइडिया लगा सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। ज़्यादा वैल्यू आएगी तो स्क्वायर प्लेनर होगा, जैसे इसके केस में है। कम वैल्यू आएगी टेट्राहेड्रल है। इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर पिरामिडल है। तो थोड़ा सा बेसिक आपको कोऑर्डिनेशन अगर पता है तो आप ये कोरिलेट कर सकते हो कि मतलब डेटा जो फाइंड आउट किया ऐसे किया जाता है। पहले थोड़ी किसी को पता रहता कि कॉपर 2+ कैसा है, लेकिन स्पेक्ट्रम लिया गया तो उससे पता चला ना कॉपर 2+ में ये वैल्यूज आ रही हैं। फिर डेटा मैच कराया गया कि अगर कॉपर 2+ स्क्वायर प्लेनर होता तो इतनी हाई वैल्यू आती, ये तो उतनी आ ही नहीं रही है। कॉपर 2+ अगर टेट्राहेड्रल होता तो इतनी वैल्यू आती, वो भी नहीं आ रही है। किसके बीच में आ रही है, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल के बीच में आ रही है। तो इसके बीच में कौन सी ज्योमेट्री आती है, स्क्वायर पिरामिडल। मैंने तभी ड्रॉ किया था, तो उससे फाइंड आउट किया गया कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। फिर इंटेंसिटी से आइडिया लगाया जाता है कि वो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा, मतलब मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है, इसका मतलब उतना ज़्यादा अनसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है या उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन है सिस्टम में। उससे आप डिस्टॉर्शन का आइडिया लगा सकते हो कि परफेक्ट ज्योमेट्री है या फिर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है। इस तरह से ये सारे स्पेक्ट्रम से आप आइडिया लगा सकते हो। कलर ध्यान रखना, कलर किस वजह से आता है, DD ट्रांजिशन। क्योंकि देखो DD क्यों, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई है तो नहीं ना, ऑक्साइड तो है नहीं, सल्फाइड तो है नहीं, तो ये लोग देगा। देखो यहाँ से एक ट्रांजिशन होता है, ध्यान सुनो, यहाँ से
एक ट्रांजिशन होता है LMCT, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन सिस्टम है, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जितना ज़्यादा आपके पास नेगेटिवली चार्ज सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उतना बेहतर करेगा। तो आता है लगभग यहाँ से जो ट्रांसफर होता है, लेकिन वो 417 नैनोमीटर पे होता है, तो कलर उसकी वजह से दिखाई नहीं देता, राइट। तो कलर किस वजह से आता है, ग्रीन कलर, तो ध्यान रखना DD ट्रांजिशन की वजह से। फिर आप सोच रहे होगे कि कॉपर 2 प्लस तो ब्लू कलर दिखाई देता है, इसमें ग्रीन कलर कैसे हो गया। अरे यहाँ ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है, और दूसरा लिगैंड ये डिफरेंट है थोड़ा, तो डेल्टा वैल्यू तो चेंज होगी ना, इसलिए जरूरी थोड़ी हर जगह ग्रीन ही दिखाई दे वो, ठीक। चलो तो इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, देखो हम लोगों ने O2 माइनस को कन्वर्ट कर दिया किसमें, H2O2 और O2 में। अब ये भी टॉक्सिक है क्योंकि ये भी रेडिकल रिएक्शन जनरेट कर सकता है। अब इसको हमें डिकम्पोज करना है, इसको रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे आगे, कैटलेज के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पेरोक्सीडेज के बारे में। तो आने वाली जो अगली क्लास होगी हम लोग उसमें कैटलेज और पेरोक्सीडेज के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि आयरन सेंटर क्यों है, राइट, और इंटरमीडिएट, खासकर इंटरमीडिएट क्या कौन सा बनता है, फिर जो ओवरऑल मैकेनिज्म है उसमें होमोलिटिक क्लीवेज है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, सारी चीज़ें, ठीक। तो आज की क्लास को ये कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से मिलते हैं, तो हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे पेरोक्सीडेज और कैटलेज। तो देखो मैंने जो आपको ये सारा डेटा बताया या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इससे थोड़ा बहुत, आप भले इसे याद ना रहे आपको, ये आपको भले वैल्यूज़ नहीं याद रखनी है, लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट की, अगर ये वैल्यूज़ आती हैं तो इससे आप सीखो कि अच्छा ये ज्योमेट्री हो सकती है, ये ज्योमेट्री हो सकती है, ये ज्योमेट्री हो सकती है। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट आपको याद नहीं करना, लेकिन अगर ज़्यादा कम आएगा तो उससे आइडिया लगाना चाहिए, अच्छा यहाँ अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे लेपोर्टे रूल अलाउड होगा, लेपोर्टे रूल अलाउड होगा इसका मतलब यहाँ तो क्या हो सकता है, या तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या तो सिस्टम में क्या होगा, डिस्टॉर्शन, क्योंकि डिस्टॉर्शन भी लेपोर्टे रूल को क्या करता है, अलाउड, राइट। फिर दूसरा, डेल्टा वैल्यू ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, इससे ज्योमेट्रीज का आइडिया लगा सकते हो, एक्सटेंशन को। इसी तरह ESR स्पेक्ट्रम में G पैरेलल G परपेंडिकुलर से ज़्यादा आएगा कम आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उससे फिर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये वाली ज्योमेट्री होगी कि ये वाली ज्योमेट्री होगी। फिर A पैरेलल परपेंडिकुलर वैल्यू से हम ये पता कर लेते हैं कि नहीं ये वाला स्ट्रक्चर होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर होगा। इस तरह सारी डेटा को कलेक्ट करके हम लोग इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। डेटा नहीं याद करना, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट तो जानो कि अगर आपको कभी मिले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर सिंपल एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे, आपको चार दे देगा, इंटेंसिटी बढ़ा देगा एक जगह पे, एक जगह वेवलेंथ बढ़ा देगा, और आपसे पूछ लेगा बताइए कि कौन सा वाला टेट्राहेड्रल के लिए है, कौन सा वाला स्क्वायर पिरामिड के लिए, कौन सा वाला डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीखोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, और आज नहीं तो आने वाले समय में 2-3 साल 4 साल बाद इस लेवल पे एग्जामिनर जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछ चुका है वो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये सब सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।